अमोल सर, आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, तो मैं आपकी जर्नी शुरू से सुनना चाहूँगा। तो आपका बचपन और आपका क्लाइंबिंग के साथ जुड़ाव कैसे हुआ, उधर से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरा जो भी एजुकेशन हुआ, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया, जो अच्छा। प्राथमिक विद्यालय रहता है। यस, बेसिक। तो बेसिकली तो उस स्कूल में से मेरा पढ़ाई हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा स्कूल है पीसीएमसी में। हाँ, पता है। जो गवर्नमेंट स्कूल है। ओके। तो उसमें मेरा पढ़ाई हुआ, लेकिन तब मैं पढ़ाई के साथ अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी था। तो कबड्डी, खो खो, क्रॉस कंट्री रनिंग, लेजिम, इसमें मैं पार्टिसिपेट्स करता था। तो उसके बाद मेरे सर थे महाकाल सर बोल के, केदारी मैडम उस समय पे हमें सिखाते थे। अच्छा। फिर 8th स्टैंडर्ड में जाने के बाद कदम सर मिले। अच्छा। फिर माने सर मिले। ये इन लोगों ने छोटे छोटे गवर्नमेंट से स्कूल से सीखा, लेकिन वो जर्नी थी सीखने के लिए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल बना के गई। अच्छा। और जो एक्चुअली एक स्टूडेंट्स ने जो खुद पे लेना चाहिए कि कैसा रहना है, क्या बिहेवियर करना है, कैसा डिसिप्लिन रखना है, सही है। वो डिपेंड करता है एक एथलीट्स पे। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 2003 को। हमारे महाकाल सर बोले कि आपको ऐसे ऐसा कंपटीशन है, रॉक क्लाइंबिंग का, एक दीवार है, उस पर चढ़ना है। तब वो तो नया था एक्चुअली। पीसीएमसी में एक क्लाइंबिंग वॉल बनाया था, और जो पिंपरी चिंचवड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी है सुरेंद्र शेळके सर। एक्चुअली उनकी आज जो भी हूँ मैं, उनकी वजह से इस टॉप लेवल पे हूँ। क्या बात है सर। यस। और वो बहुत अच्छे गुरु है। खुद हमारा उस समय पे मॉर्निंग 6 AM को ट्रेनिंग लेने के लिए आते थे। क्या बात तो 2003 मतलब 5 बजे। अगर 1 मिनट भी लेट होता है तो ग्राउंड के 1 किलोमीटर का ग्राउंड था हमारे ऊपर स्टेडियम में, अन्ना साहेब मगर स्टेडियम में, वो क्लाइंबिंग वॉल है। यस यस यस। पीसीएमए की। तो वहाँ पे हम क्लाइंबिंग करने जाते थे। अगर 1 मिनट भी लेट होगा तो हमें 10 राउंड भागना पड़ता था। अरे बाप रे। उस समय पे 2003 और 2004 में। तो सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छा मुझे मोटिव किया उस समय पे, और कि हमें आगे ये करना है। तो स्कूल लाइफ से मैं जब 4th-5th स्टैंडर्ड में था, तो हमें उस समय पे वो कंपटीशन बोला, सर ने अनाउंसमेंट किया कि आपको ऐसा ऐसा कंपटीशन खेलना है। तो सर बोलते थे कि आप जाओ 3 बजे प्रैक्टिस जाओ। तो हमारा स्कूल का टाइम था 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। करेक्ट। तो दोपहर की छुट्टी मिलती थी, 3 बजे जाना है, छुट्टी मिलता है तो भागो चलो। ऐसा फन मजा। तो हाँ, तो हम जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद दोपहर में कडुस्कर, श्री कृष्ण कडुस्कर सर, जो इस क्लाइंबिंग फील्ड के बहुत बड़े आदमी, वो भी हमारे गुरु हैं। तो हमें बताते कि दोपहर में ट्रेनिंग लेते थे वो। तो दिनेश सर थे और एक सुजीत तांबे सर थे हमारे। अच्छा। तो ये सब गुरु ने हमें थोड़ा थोड़ी चीज़ें सिखा के नेशनल और इंटरनेशनल तक पहुंचाया। और उस समय पे क्लाइंबिंग ये चीज़ हमें पता नहीं थी क्या नया है सर। अभी भी काफ़ी चीज़ों को और काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है। राइट। मतलब इंडिया के ही काफ़ी पार्ट्स में अभी तक इट इज़ नॉट अ पॉपुलर स्पोर्ट। या एक्चुअली डिपेंड करता है गुरुओं पे। अगर गुरु ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उन पे मतलब हम सोच नहीं सकते उस चीज़ के बारे में, हमें क्या करना है कि क्या नहीं करना है। बट हमें उस समय पे ये पता नहीं था कि आगे बढ़ के हम क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, हमारा लाइफस्टाइल क्या रहेगा, कोचेस बनेंगे या एथलीट बनेंगे, व्हाटएवर। तो हमने पहला कंपटीशन 2004 में इंटर स्कूल पीसीएमसी अभी भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है, इंटर स्कूल कंपटीशन क्लाइंबिंग का। तो उस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट किए। तो उसमें हमारा रैंक आया इंटर स्कूल कंपटीशन में। तो थोड़ा मोटिवेशन। तो उस समय पे सर ने मेरे ख्याल से 8 या 10 लोगों को सेलेक्ट किया। तो सर सुरेंद्र सर बोले कि आप लोगों को अभी मुंबई जाना है। क्या बात है। तो मुंबई उस समय पे 2003 में बहुत बड़ी चीज़ थी। मुंबई मतलब बहुत बड़ा, बॉम्बे जा समझ सकता हूँ। तो हमने बॉम्बे के लिए प्रयास किया। फिर उसके बाद जोनल कॉम्पिटिशन्स थे बॉम्बे में। तो कॉम्पिटिशन्स ख़त्म होने के बाद जोनल्स में हमें रैंकिंग मिला। तो हम नेशनल के लिए, हमें तो पता नहीं था जोनल्स मतलब क्या होता है। उधर से तो जोनल कंपटीशन ऐसे जाओ, खेल के आओ, ऐसा। तो हमारा एक नेचुरली पावर था और कोच लोगों का गाइडेंस था उस समय पे, सुजीत सर
शेखे सर और रंजीत सर, हमारे रंजीत सर भी बहुत अच्छे उस समय पे एथलीट थे। क्या बात है। हाँ, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया, हर एक चीज़ बताई, मतलब टेक्निकली पार्ट पे वो काम करते थे, वर्क करते थे उस समय पे, और हार्ड वर्किंग थे बहुत सारे। तो हमने एक जर्नी स्टार्ट किया 2005 को, हम नेशनल के लिए क्वालिफाइड हो गए, और नेचुरली लकीली कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन हमारे PCMC वॉल पे ही था उस समय। फर्स्ट नेशनल वहाँ पे हुआ, ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें भी हम नेशनल खेले। तो नेशनल खेलने के बाद एक सर ने फिर इंटरनेशनल कोच बाहर से बुलाए, थोड़ा ट्रेनिंग दिया। क्या बात है। और हमारे लिए कुछ एफर्ट्स किए, बहुत सारे एफर्ट्स लिए एक्चुअली। तो ये जर्नी स्टार्ट की। फिर मैं राइफल शूटिंग भी खेलता था, राइफल शूटिंग भी मैं नेशनल प्लेयर हूँ उसमें। या ये नहीं पता था मुझे। हाँ, तो मैं स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल भी लिया है मैंने राइफल शूटिंग में, पिस्तौल में। तो उस समय पे रंजनजारे सर थे, उन्होंने 2007 को ऐसी सिचुएशन हो गई कि रंजनजारे सर ने मुझे बुलाया, तो मैं 3 बजे वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाता था राइफल शूटिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि अमोल तू दोनों में से एक गेम को चॉइस कर। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और उसका अभी मुझे पता चला कि मैंने एक गेम पे सर ने एक डिसीजन लेने के लिए कहा, विजय रंजनजारे सर ने, तब मैंने फिर क्लाइंबिंग को चॉइस किया, राइफल शूटिंग को नहीं चॉइस किया। तो बेसिकली उनको बुरा लगा होगा, लेकिन बट दे सब किया, मेरे लिए ही किया। वो अच्छा, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत इंस्पायरिंग सर। और ये गुरु ही होते हैं जो हमको लाइफ हमारा थोड़ा बहुत शेप करके एक डायरेक्शन देते हैं हमको, जिसमें हम आगे बढ़ पाए और थोड़ा स्पेशलाइज कर पाए। राइट। और उसके बाद सर आपके साइड बाय साइड घर वालों का क्या रिएक्शन था? बिकॉज ये मतलब हॉकी के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि नेशनल गेम होके भी वो बोलते हैं कि क्यों खेल रहा है, उसमें क्या फ्यूचर है। तो ये तो इतनी नई चीज थी जो अभी भी कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि दिस इज अ लेजिटिमेट स्पोर्ट। यू नो एशियन गेम्स में का भी ये पार्ट है, आपके स्टूडेंट्स उसमें अभी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली बेसिकली मैं बताऊँ, हमारे घर वालों को अभी भी पता नहीं है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या सिखाते हैं और क्या करते हैं क्लाइंबिंग के बारे में। अच्छा। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा ऐसा कोच है, ऐसा ऐसा क्लाइंबिंग बोल के अभी भी बोलते जा रहे और रॉक पे चढ़ रहा है। पहाड़ों नहीं पता है, पहाड़ों पे चढ़ रहा है बस। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बोल के ऐसा गेम है जो नेशनल स्टेट लेवल उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जोनल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नेशनल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटरनेशनल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके 12 वर्ल्ड कप्स होते हैं, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, एशियंस गेम्स में इंक्लूड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है, एशियंस गेम्स है, एशिया गेम्स है, यूथ चैम्पियनशिप्स है, वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप्स है, सब कुछ है। तो एक एथलीट को जैसे चाहिए था ऐसे चीज़ स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, एक्चुअली इसको स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग कहते हैं बेसिकली। तो ये पूरा 100% स्पोर्ट्स ही है। इसमें 3 डिसिप्लिन भी होते हैं रॉक क्लाइंबिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में, लीड क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग एंड बोल्डरिंग, ऐसे तीनों डिसिप्लिन होते हैं। ओके, राइट। तो उसी के ऊपर फिर उसके बेसिस पे फिर उसकी क्या कहते हैं लेवलिंग होता है, लेवल अप होता है। राइट। बिगिनर्स। अगर आप स्टेट में मेडल लाओगे, फिर जोनल्स खेलोगे, जोनल्स में मेडल लाओगे, फिर नेशनल में आपको मेडल आया तो आपको एक वैलिड IFSC लाइसेंस, मतलब हमारा जैसा ICC है तो वैसा IFSC है, और हमारा इंडिया का IMF, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन काउंसिल है। तो ये सब इंटरनेशनल के कॉम्पिटिशन्स को देखते हैं पूरा। क्या बात है सर। और आपके स्टूडेंट्स जब इन वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, और अभी आपका एक स्टूडेंट फ्रांस में गया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो जब आपने स्टार्ट किया था और आज जब आपके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, आपके पास 50+ कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं, इट्स एक्चुअली वेरी गुड, ये अचीवमेंट है बहुत बड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो आज आपको कैसा लग रहा है, मतलब पीछे देख के? मेरा एक्चुअली उस समय पे स्कोप नहीं था, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो 2010 को मैंने ये वॉल ज्वाइन किया, क्लाइंबिंग वॉल बेसिकली, तब मेरा पढ़ाई भी शुरू था। ओके। तो सुरेंद्र सर ने कहा कि अमोल देख, हमें जो भी करना है गेम के लिए करना है, इट्स नॉट पॉलिटिक्स एंड समथिंग पर्सनल नहीं है। या तो हमें इस गेम को कोई पहचान नहीं है, हमें इस खेल को आगे बढ़ाना है और प्लेयर्स को आगे बढ़ाना है। तो उस कोचेस से मैं काम करता चला गया, और मेरे साथ 2 और कोचेस भी थे उस समय पे, इरफान सर थे और मानतू सर भी है, और अभी नीलराज सर थोड़ा सा है हमारे साथ। तो
इस चीज़ को देख के एक्चुअली इतना बड़ा एथलीट बनाने का जो भी आज मैंने जो भी एथलीट्स बनाए वो इस वॉल पे, वो मेरा एक आदमी का क्रेडिट्स नहीं है, उसके पीछे मानतू सर, इरफान सर और नील सर का भी एफर्ट्स है। तो वो सब बना के आज जो भी है वो सब एथलीट्स है। और ये जो आपने आपका खुद का वॉल अभी चालू किया है, इसमें स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये मतलब किसका सपोर्ट मिला आपको, कैसे आपने इसको सेटअप किया जीरो से? यहाँ पे ये जो वॉल है ये वो सब कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेट किया, और यहाँ के कॉरपोरेटर दादा है बाला साहेब बोड़के जी और सुरेंद्र शेखर सर और बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी लोगों का सपोर्ट या थिंकिंग। तो आज यहाँ से एथलीट्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी टू फर्स्ट ऑफ इंडियन गर्ल जो वुमेंस यहाँ से इंडिया से जकार्ता में हुए एशियंस गेम्स में वो क्वालिफाई हुई। वाह, एशियंस गेम्स खेल के आई। श्रेया नानकर उसका नाम है, उसका फर्स्ट इस वॉल पे उसको ब्रॉन्ज मेडल है श्रेया को। वाह, तो शी इज़ माई फर्स्ट स्टूडेंट्स, और आई एम वेरी हैप्पी कि वो आज भी उस समय पे उतना फाइट करती है। क्या एज है सर उसकी? अभी लगभग उसका बेस चालू होगा, 21 चालू होगा। ओके ओके, क्या बात है सर। या और मैं अभी 2024 ओलंपिक्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एथलीट्स को अकेले बाहर भेजता हूँ, उसके साथ कोई कोचेस वगैरह कोई नहीं रहता, वो खुद अकेले जाते, खुद डेयरिंग करते, खुद जाके प्रैक्टिस करते। बिकॉज उसके साथ कोई एथलीट जाता है, कोचेस जाता है, तो एथलीट्स के साथ कोचेस जाता है, मैनेजर जाता है, व्हाटएवर, तो उसका फंडिंग बहुत बढ़ता है। तो फंड जमा करना इट्स अ बिग चैलेंज। और प्लस अकेले गए तो बच्चे मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं कि नए शहर में हाँ कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कुछ पता नहीं है हमको। जब फर्स्ट टाइम चाइना के लिए मुझे चाइना जाने के लिए भेजा 2018 में एक एथलीट्स को, तो ही इज़ गोइंग अलोन। तो इट्स अ बिग चैलेंज। हमने वो प्लेट्स बनाए चाइना, इंग्लिश एंड मराठी में, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आता था उस तो इट्स अ बिग चैलेंज। तो तीनों वर्ड्स हमने प्लेट्स बनाए, खाना खाने का से होटल का एड्रेस वगैरह सब कुछ करके ऐसे हमने सेट किया। एंड ही ट्रैवल ऑन चाइना। अगर वो चाइना में जा सकता है, कंट्री में अकेला घूम सकता है, तो दुनिया में कहीं भी जा सकता है। या दैट्स डेफिनेटली इट इज वेरी टफ। चाइना में चाइनीज के अलावा वो कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है। और ऑप्शन था वहाँ पे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह तो सोशल मीडियाज नहीं है, लेकिन हमें वी चैट उनका मिला, जो वी चैट से हम, और हमने स्पेशली मेरे दोस्त का एक दोस्त था वहाँ पे चाइना में जो वर्किंग करते थे, तो उनको हमने वी चैट में ऐड किया और उसने बहुत ही हेल्प किया हमें उस समय पे। सर आपने कहा था कि इंडोनेशिया का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्पीड क्लाइंबिंग में 5.6 का, और आपके स्टूडेंट्स भी 6 सेकंड के आसपास क्लॉक कर ही ले रहे हैं, तो इंडिया काफ़ी पीछे नहीं है और थोड़ा पुश चाहिए। लेकिन वो लेवल तक या फिर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे ये ऑलरेडी एक पॉपुलर स्पोर्ट है, वहाँ पे पहुँचने के लिए कितना मेहनत और इंडिया को करना पड़ेगा? एक्चुअली इसके लिए अगर एक नेशनल टाइप का एथलीट्स होता है और उसके ड्रीम ओलंपिक्स के होते हैं, तो उसको हर एक चीज़ का केयर, मतलब जैसे बाइक धीरे चलाना, बॉडी से जैकेट नहीं उतारना, उसका डाइट, छोटी छोटी चीज़ें उसको फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके हम ओलंपिक ड्रीम के लिए पहुंच सकते हैं और ओलंपिक से मेडल ले सकते हैं। तो बेसिकली और इंडिया में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, एज माई कोच एंड माई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस फॉर माई विथ माई एथलीट्स। तो वो ट्रेनिंग के लिए हमें इक्विपमेंट्स भी बहुत कम है इंडिया में, तो उसके लिए हर एक मसल्स के लिए फिजियो चाहिए, करेक्ट, या मसल्स ट्रेनर चाहिए, डाइटिशियन चाहिए, तब जाके एथलीट्स को उसको रेस्ट चाहिए, उसका रेस्ट कवर कितना होना चाहिए, तो उसका फोकस एम होना चाहिए, उतने कितने कॉम्पिटिशन्स उसने खेलना चाहिए, पोडियम कितने बार लेना चाहिए, वो हर एक चीज़ एथलीट्स को पता होने से और कोचेस को पता होने से, मैनेजर को पता होने से, तब भी वो अचीव कर सकता है। समझ सकता हूँ। तो ऐसे भी मैं बहुत सारे लोगों से बात किया आउट ऑफ कंट्री, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव थिंक विथ इंडिया कि इंडिया में बहुत ताकत है, आराम से मेडल ला सकता है हम लोग, आराम से हाँ। और वो भी वही खुद बोलते कि आराम से आप ला सकते हैं, लेकिन इट्स अ टेक्निकली पार्ट बोलते हैं ना, वो टेक्निकली पार्ट के लिए हमारे पास उतना ज़्यादा मशीनरी, मतलब इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है लाना। समझ सकता हूँ। और
ऐसे स्पोर्ट में जिसमें आर्म स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आपके पास 6-7 साल के बच्चों से लेके प्रो एथलीट्स तक के बच्चे सब आपके पास ट्रेन करते हैं। तो सबका एक स्टार्टिंग जर्नी में जो एक फर्स्ट मंथ जो सबसे टफ रहता है, भले आप जिम ज्वाइन करो, कोई स्पोर्ट ज्वाइन करो, तो इसमें वो ड्रॉबैक्स कौन से हैं जिनकी वजह से कभी कभी बच्चा टूट सकता है कि वो नहीं वापस आएगा? यस ऐसे कुछ हम कोचेस उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं एक्चुअली। तो जब एथलीट्स बेसिक एथलीट्स आता है तो हम बच्चा आता है, अगर समझो 6 साल का बच्चा है तो हमें 6 साल का बनना पड़ता है। करेक्ट, बिकॉज इट्स अ हाइट गेम। और हाइट गेम पे कैसा है, बच्चे के नीचे देखे मम्मी पापा करता रहता है। करेक्ट। तो वो डर निकालने के लिए हमें बच्चा बनना पड़ता है उनके साथ थोड़ा क्लाइंबिंग करना, उनको चॉकलेट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि इट्स अ क्लाइंबिंग नया गेम है। जितना हम अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं उतना बच्चों को खींच सकते हैं। और वो उनकी चाह बढ़ानी चाहिए गेम की। यस तो क्योंकि नया है, हाँ, गली में हर कोई नहीं खेलता। राइट। ऐसे कुछ 2 या 5% बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली डेयरिंग बाज होते हैं, वो चले जाते हैं। और प्रो एथलीट्स के लिए तो प्रो ट्रेनिंग ही रहता है, उनको एटलीस्ट कम से कम 5 घंटा तो ट्रेनिंग चाहिए प्रो एथलीट्स के लिए, तब जाके उनका 2-3 घंटा का ट्रेनिंग हो जाता है। करेक्ट। बिकॉज ज़्यादा ट्रेनिंग करने से भी मसल्स इंजरी फटने का बहुत चांसेस ज़्यादा होता है। समझ सकता हूँ। यस। और सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी पेरेंट्स का रोल आजकल के जनरेशन में कितना बड़ा है, मतलब एक बच्चे की सक्सेस में, क्योंकि साइना मूवी सबने देखा या फिर बहुत सारे मूवी, दंगल देखा है सबने, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है? एक्चुअली ऑब्वियसली अगर फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स नहीं रहते तो एथलीट उस समय पे भी नहीं आ सकता, अगर उसको गेम भी नहीं मिल सकता। तो पेरेंट्स का रोल बहुत अच्छा है और उनको मोटिव करता रहता है। और मैं सजेस्ट करता रहूँगा कि पेरेंट्स ने कोच के सामने उसको छोड़ देना चाहिए और नो क्वेश्चंस अगेन फॉर द कोच। अगर सच्चा कोच रहता है तो वो डेफिनेटली उसको टॉप लेवल तक लेने तक उसके साथ पीछे रहता है। एज अ माई एक्सपीरियंस, मैं एम कोच 2 times फॉर द इंडिया टीम। वाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सच्चा कोच कोई रहता है तो उसको रहने दो, उसके पास छोड़ दो, कोच बराबर टॉप लेवल पे लेके जा सकता है उसको। और पेरेंट्स का जैसे उनको खाने का अच्छा फूड, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट, डाइट टाइप फूड वगैरह पूरा डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चों का करियर भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं रहता है कि अभी देखो मेरा बच्चा है तो मैं भी सोचूंगा या तू स्कूल जा, इसको ये कर वो कर, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होना भी एक चीज़ है। बच्चे का डेडिकेशन नहीं, पर घर का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये आपने अभी 2 बार इंडियन टीम को भी कोच किया है, तो क्या बेसिक डिफरेंस है प्राइवेट कोचिंग में जब आपको एक बच्चे को यहाँ पे मिलने का चांस मिलता है और जब आप एक इंडियन टीम को मतलब मेडल के लिए या कोई चैंपियनशिप के लिए तैयार करते हो, तो कोचिंग में क्या डिफरेंस आपको लगा पर्सनली? तो मुझे 2019 में बैंगलोर में एशियन यूथ चैंपियनशिप था, उसमें एक चांस मिला था मुझे। कीर्ति सर जो चेयरपर्सन है IMF के, उन्होंने दिया था और IMF ने मुझे वो चांस दिया कीर्ति सर की वजह से थ्रू। तो मैंने वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ एथलीट्स को सिखाई पूरे, और उसमें मुझे समझा कि अलग अलग राज्यों से एथलीट्स आते हैं, तो इट्स अ बिग चैलेंज ना, हर एक अपने अपने इसमें खाता रहता है। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको एक साथ लाना कोचेस को बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है। तो उनके साथ उनकी तरह ऐसा नहीं रह सकते हैं। तो एक चैलेंज है एक्चुअली, वही चैलेंज है। तो उनको मोटिव करना पड़ता है इंडिया फ्लैग के लिए कि तुम इंडिया के लिए खेल रहे हो, आप इंडिया से फाइट करो। तो बहुत सारी वो चीज़ें हैं। और सर आपकी मिल्खा सिंह के साथ जो मीट हुई 2019 में, जब वो हमको छोड़ के चले गए, उसके जस्ट पहले, तो उस किस्से के बारे में कुछ बताइए कि उनकी मीट कैसे रही? कीर्ति सर ने उनको वहाँ पे बुलाया था बैंगलोर में कंटीरवा स्टेडियम में। तो उस समय पे मैं वहीं पे था, एथलीट्स को लेके हमारा इंडिया कैंप चालू था। तो सर ने बोला कि अमोल लेके आओ सब एथलीट्स को, मैं कंटीरवा स्टेडियम में रख चुका हूँ।
तो इट्स ड्रीम था मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता वर्ड्स। और वो वेरी पॉजिटिव थे अब हर एक एथलीट के लिए, कि वो खुद कॉम्पिटिटिव थे, उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स उसने खेले थे, पूरे विनर थे, तो बहुत अच्छे पर्सन थे वो इंडिया के लिए। और वो एनर्जी महसूस हुई आपको? बहुत सारी एनर्जी यार। मैं एक्चुअली मतलब उनका एजेड और उनका फिटनेस उस लेवल पे भी बहुत स्ट्रांग था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा यार। बाप रे, बहुत अच्छा फिटनेस था उनका। जो एटीट्यूड और पर्सनैलिटी जो बोलते हैं ना, वो अभी भी आंखों के सामने आ रहा है। क्या बात है, नहीं आएगा, इट्स वेरी नेचुरल। सर, अभी के जो यंग एथलीट्स है ऑल ओवर इंडिया, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो स्पीड क्लाइंबिंग में, स्पोर्ट क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, वो देख रहे हैं कि इंडोनेशिया में क्या चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, यूट्यूब वीडियोस काफ़ी आते हैं और आजकल ये सब काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस पहुंचने लगा है हर एक फ़ोन पे, उधर से वो आप तक आए और उनके दिमाग में एक सही माइंडसेट हो, वो फ्लिंग के लिए नहीं आए कि मुझे बस हवा करनी है, ऐसे के लिए नहीं, लेकिन उनको जेन्युइनली जिनको आना चाहते हैं और इस स्पोर्ट में उतरना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एक्चुअली इंडिया के एथलीट्स बहुत सारे स्ट्रांग है, पूरे इंडिया के हमारे एथलीट्स। कोर स्ट्रेंथ अच्छी है उनकी, बहुत और उनका माइंडसेट भी अच्छा है, ना किसी का बुरा सोचते हैं, ना किसी के बारे में गलत सोचते हैं, तो इंडिया के एथलीट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं उनको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ डिसिप्लिन के साथ अपने बॉडी में रखो, कि और हमें ओलंपिक्स के लिए फ़ाइट करना है, एशियंस गेम्स के लिए फ़ाइट करना है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हो या नेशनल्स गेम्स रहे, इसके लिए फ़ाइट करना है, तो हर एक चीज़। लेकिन उनके लिए स्पॉन्सरर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एफर्ट्स नहीं कर सकता। तो मैं इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि उनको टॉप कंपनी से कि आप क्लाइंबिंग को कुछ एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप दें, जैसे कि वो हमारे इंडिया का नाम रोशन करे, तभी तो उनका भी मोटिव बढ़ता है कि हाँ अभी मेरे पास सपोर्ट है, अब मैं फाइट कर सकता हूँ, तभी एथलीट्स मेरे पीछे कोई खड़ा है। यस राइट, जो मेरी सारे फाइनेंसेस के बारे में, क्योंकि इंडिया में एजुकेशन देखना पड़ता है एथलीट को, फिर उसके बाद उसका जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर उसको सेट करना, घर वालों का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, तो फ्रेंड्स का प्रेशर, फिर फ्रेंड बोलता है अभी तक तू क्या कर रहा है, चल रहा है, इट्स नॉट ना गुड। तो इससे स्पॉन्सरशिप मिलता है तो उसको एक मोटिव मिल जाता है कि हाँ चल अभी मेरे पास है, पापा बोलेंगे नहीं, मम्मी बोलेंगे नहीं, फैमिली का। सर, आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको खुद को बहुत सही लगा कि यार मैंने ना ये स्पोर्ट क्लाइंबिंग चूज़ करके और आज कोचिंग करके बहुत सही काम किया है? दैट वन मोमेंट जब आपको ऐसा ज़्यादा फील हुआ, रोज़ तो होता ही होगा डेफिनेटली, बट उस मोमेंट पे प्राउड हुआ खुद के बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि 2014 में नेशनल में, मैं जब 2013 में 12 में नेशनल था दिल्ली में, ओके, तो उसमें मेरे को नेशनल में एक ही मेडल नहीं आया। तो कुछ लोग बोले कि अमोल सर कभी मेडल्स नहीं ला सकते नेशनल में वगैरह वगैरह, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा ऑब्वियसली। हाँ, तो इट्स अ बिग चैलेंज टू मी, तो और मैंने उसको गलत नहीं लिया, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग लिया। देखो कुछ लोगों को बोलने की आदत भी होती है पीछे से, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई नहीं बोलता है, तो मैंने वो पॉजिटिव थिंकिंग लिया, और आज जो भी हो एक्चुअली जिसने बोला उस व्यक्ति की वजह से आज मैं पूरे टॉप पे हूँ। क्योंकि आपने खुद के बारे में 2014 में मैंने फिर रियलाइज़ किया, फिर हमारे कोच रंजीत सर कैसे हमारा ट्रेनिंग लेते थे, सुरेंद्र सर कैसे ट्रेनिंग लेते थे, सुजीत सर कैसे ट्रेनिंग लेते थे, तो वो सुबह हमें मतलब 5 बजे बुला देते थे ना, 5 बजे से लेकर शाम तक। तो ओल्ड वाला ट्रीट मैंने यहाँ पे यूज़ किया नेशनल ट्रेनिंग के लिए, तब जाके हमें फर्स्ट नेशनल में 3 मेडल आए, नेशनल मेडल्स आए, बड़ी अच्छी 2014 में। और वो सिचुएशन में मैं सॉल्ट लेक सिटी है कोलकाता में, सॉल्ट लेक स्टेडियम बोल के, तो वहाँ पे अंधेरे में जाके मैं आधा से 1 घंटा रो रहा था। वो सिचुएशन मुझे बहुत याद आ रही थी कि आई एम अ प्रूफ, मैंने प्रूफ करके दिखाया वो चीज़, और सबको गलत प्रूव किया। हाँ, जो लोग मेरे को आज काउंट कर रहे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस लोगों को एटीट्यूड रहता है, चल यार मैं उसको जाके अभी बोलता हूँ, नहीं, आप पॉजिटिव थिंकिंग लोगे तो आपको पॉजिटिव रास्ता मिलेगा। सर, एक एथलीट का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मतलब अभी आपसे पता चल रहा है कि एक सही एथलीट का
क्या माइंडसेट होना चाहिए जब आपको कॉम्पीट करना होता है वर्ल्ड वाइड और आपका एम बहुत बड़ा होता है, तो इंडिविजुअली इंटरनली आपको क्या माइंडसेट रखना ज़रूरी है? एक इस चीज़ों में मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, एथलीट मतलब जब कंपटीशन में होता है 90% बॉडी यूज़ करता है, 10% दिमाग यूज़ कर सकता है कंपटीशन के टाइम। तो हर एक सिचुएशन है उसके, प्ले टाइम, खेलते टाइम, दोस्तों के टाइम, कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम, फैमिली टाइम, फंक्शन टाइम, वो हर एक टाइम में उसका सिचुएशन ग्रेड होता, मतलब माइंड सेट चेंज हो जाता है। करेक्ट। तो उसको एक ऐसी जगह चाहिए कि उसको फोकस एम उस पे, जैसे हम बांध मारते हैं एक ही जगह पे जाके लगता है, तो उसको एक जगह पे फोकस होने के लिए तो उसको ना खुद पे कॉन्फिडेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ भी की, सीखी भी। तो जैसे ड्रीम देखते हैं हम कि मुझे ये करना है और मुझे उस ड्रीम को मुझे पाना है, तो ऐसी एक लाइन होती है वो ड्रीम की लाइन जो टूटनी नहीं चाहिए। तो मतलब उसका समझ में आया आपको, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, फंक्शंस वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे इसमें चीज़ें नहीं आनी चाहिए, उसकी वजह से टूट सकती है। हाँ, तो उसको फोकस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम रहना चाहिए। हाँ, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी। अगर एक कैसे होता है, एक एथलीट में नेशनल का मेडल नहीं आया तो डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं, यू कैन सजेस्ट अदर कोचेस, अदर योर फ्रेंड्स, एथलीट्स, कॉम्पिटिटर्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से हमारे इंडिया में बहुत अच्छे उससे जाके बात करो ना, ऐसे। और मैंने खुद किया है मेरे, हाँ, सोल्यूशन मेरे एथलीट्स के साथ मैंने खुद ऐसी चीज़ें की है जो बहुत डिस्टर्ब होते थे, तो मैंने ये सब चीज़ें भी की। और सर ये जो आपने कहा कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर कुछ एथलीट्स पे फिर बाद में ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, तो मतलब या फिर कुछ लोगों का स्टार्ट में ही ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, तो एक थिन लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि आपने बहुत एथलीट्स देखे हैं, आपके बहुत सारे कलीग्स भी होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस वाला एथलीट ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल चलता है, उसके बाद डाउन होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस वाला एथलीट को सीधा लाइन मिलती है और टॉप पे जाके ही रुकता है। करेक्ट, ये दोनों चीज़ मिल जाती है। वेरी ट्रू। सर मैं थोड़ा सा मतलब साइड में हट रहा हूँ और कुछ अलग पूछ रहा हूँ आपको, लेकिन आपको आपका जो अभी ये करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, जो इतना अभी फिजिकल एजुकेशन सेंट्रिक नहीं है, तो आपको आप अभी के करंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? एजुकेशन देखो, वो तो लाइफ पार्ट है अपने इंडिया का, एथलीट्स का, मतलब सबका है लाइफ टाइम। एक मतलब ये पार्ट में नहीं तो वो पार्ट में हमें कुछ ना कुछ तो दे रहा है। तो थिंकिंग्स कि स्कूल ने ज़्यादा एथलीट्स को सपोर्ट करना चाहिए, कॉलेज सपोर्ट करना चाहिए कि तू जा रहा है कंपटीशन के लिए तो हाँ 10 दिन की छुट्टी ले सकता है, 10 दिन का छुट्टी ले सकता है, अटेंडेंस लगाना चाहिए, अटेंडेंस के लिए कवर करना चाहिए। वो प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तेरे को आके होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उसका भी एथलीट ने गलत इस्तेमाल नहीं यूज़ disadvantage करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्कूल कॉलेज वाले देखो 50 लोगों को सिखाते हैं एक क्लास में, 100 लोगों को सिखाते हैं, तो उनको ऐसा ही है कि हमारा हर एक स्टूडेंट टॉप पे ले पे जाए, लेकिन उसमें से एक तो होता है टेढ़ा मेढ़ा yes. तो उसकी वजह से इनके भी नाम खराब हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनमें थोड़ा तो ये करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्कूल है इंडिया में जो एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, कॉलेजेस है बहुत सारे सपोर्ट करते हैं। मैंने खुद रियलाइज़ किया है बहुत सारे, क्योंकि एक नेशनल खेलने के लिए 10-10, 12-12 दिन जाते हैं, तो उसमें उनका स्टडी कवर करना। और पॉजिटिव, हमारा कंट्री ऐसा है कि पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा देता है। क्या बात, सपोर्टिव इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपको क्या लगता है सर, फ्यूचर मतलब इंडिया का जो फ्यूचर है आगे, तो 10 years डाउन द लाइन स्पोर्ट क्लाइंबिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर लगता है, क्या होगा इन अगले 10 सालों में? टॉपर 10 सालों में तो इंडिया सब कुछ फॉर श्योर। क्या बात है या और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अरे धीरे धीरे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत जगह आ रहे हैं इंडिया में, काफ़ी नए स्पोर्ट्स पता चल रहे हैं। पार्कोर भी अभी नया पार्कोर भी है, तो आई अंडरस्टैंड। और लास्टली सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? आपके लिए सक्सेस क्या है? खुद हार्ड एफर्ट्स करो, तब आपको जाके सक्सेस मिलता है। और एफर्ट्स को ऐसा मत सोचो कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, जितना मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, 3 बजे उठ रहा हूँ, नथिंग एल्स। उसको ऐसे मत सोचो कि एफर्ट्स लेने से तुम्हारा खुद का बॉडी का एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे सोच के उसको फोकस करो। यस। और मैंने खुद रियलाइज़ किया है
तो मुझे ना थकवा बोलते थकान या कभी महसूस नहीं हुआ इस चीज़ की वजह से। तो मैं हमेशा refreshed हाँ, तो हमेशा रिफ्रेश रहता हूँ। तो 4 बजे थे, बंटी सर 2 बजे भी घर पे गए, 4 बजे बुलाया तो 4 बजे वो खुद भी रेडी होते हैं। आपका तो सर दिन ही बड़ा है, आप सुबह 6 से लेके शाम को कब कितने बजे जाते हैं पता नहीं, जाता रहता हूँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट थैंक यू सो मच सर आपकी जर्नी शेयर करने के लिए और इस नए स्पोर्ट से और उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए और सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इतने अच्छे एथलीट्स क्रिएट करें कि वो इंडिया का नाम और रोशन करें। एंड इट वाज आवर प्लेजर टू यू नो टू कवर योर जर्नी 0 to hero. So thank you, Bunty sir. Thank you, dear.